Hello students, welcome back. Beta, in the last video we have already discussed about classification of bank, in which we have classified commercial bank or banks on various bases. First one, we have classified bank on the basis of ownership, in which we informed you that banks are of three types on the basis of ownership, that is public sector bank, private sector bank and cooperative bank. Then after we have discussed about classification of banks on the basis of functions, in which we have classified the bank in five major categories, that is commercial banks, industrial development banks, agricultural banks, regional rural banks and other banks. So beta, up to last video we have already discussed about commercial banks and industrial development bank. Today we will discuss the remaining types of bank, that is agricultural bank, regional rural bank and other banks. Okay beta, first one, what do we mean by agricultural bank? एग्रीकल्चरल बैंक क्या होते हैं बेटा? कहीं ना कहीं अपने नाम से में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि these banks are those banks which provide loans स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है बेटा कि हमें खेती बाड़ी के लिए बीज खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, या ट्रैक्टर या थ्रेशर वगैरह परचेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स वगैरह हमें परचेज करने हैं, या सीड्स हैं या फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो परचेज करने हैं। उसके लिए फार्मर्स को इजी टर्म्स के ऊपर, लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करना, दिस इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ या प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक जो होते हैं ये फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन किस लिए होते हैं बेटा कि आपने सीड्स परचेज करने में, फसल की बुआई का टाइम है, आपको बीज चाहिए, बिना बीज के हम फसल की बुआई कैसे करेंगे? तो बीज है या फर्टिलाइजर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उर्वरक वगैरह है, उनको खरीदने के लिए चाहिए। या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स किस लिए चाहिए? ज़मीन खरीदनी है खेती बाड़ी के लिए, या ट्रैक्टर परचेज करना है, या दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपने परचेज करने हैं, तो उसके लिए ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलेंगे उसको? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या है बेटा? रीजनल रूरल बैंक जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे। कब? 1975 में। किस लिए? जो भी रूरल एरियाज़ हैं, रूरल का मतलब क्या होते हैं बेटा? ग्रामीण क्षेत्र। यूजुअली जो हमारे देश के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ थी वो पहले क्या थी, मैक्सिमम जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी क्षेत्र है, वहीं तक फैली हुई थी। गाँवों के अंदर बैंकों का विकास काफ़ी कम था। गाँवों के अंदर जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं होती थी। तो गाँवों में भी गाँवों का भी विकास हो सके, गाँवों के अंदर भी लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम 1975 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे। किस लिए? टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज। तो ये जो बैंक होते थे ये कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक है, इन बैंकों के अंदर कमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है दोनों के ही फीचर्स पाए जाते थे। ये जो यूजुअली जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते थे इन्हें किसी उस डिस्ट्रिक्ट के किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था। रीजनल रूरल बैंक में बेटा जितनी भी कैपिटल होती थी उस कैपिटल का लगभग 50% जो शेयर होता था, 50% कैपिटल है वो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट की जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 35% जो कैपिटल होती है वो उस एरिया के किसी भी एक कमर्शियल बैंक के थ्रू क्या बोलते हैं इन्वेस्ट की जाती है, और बाकी की जो बची हुई 15% कैपिटल है वो उस राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू इसके अंदर इन्वेस्ट की जाती है। जो भी आपके बेटा रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं
या छोटे किसान हैं उन्हें गांवों के विकास के लिए या खेती बाड़ी के विकास के लिए लोन प्रोवाइड करना, गांवों का विकास हो, खेती बाड़ी हो, गांवों के अंदर लघु उद्योगों का विकास हो, छोटे व्यापारियों का विकास हो, उनको शहर की तरफ पलायन ना करना पड़े, इसके लिए उनको लोन प्रोवाइड करते थे वो कौन, रीजनल रूरल बैंक्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है अब आपका अदर बैंक्स। अदर बैंक्स का क्या है कि इन 4 टाइप्स के बैंक्स के अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के बैंक्स भी होते हैं जो बैंकिंग हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम में प्रिवेल करते हैं, तो उसे हम किसी कैटेगरी में लेते हैं, अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स की कैटेगरी के अंदर। ये बैंक्स मेनली कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले अदर बैंक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है दैट इज सेंट्रल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक। किसी भी देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस देश के अंदर मनी की सप्लाई करता है, उस देश के अंदर जो करेंसी को प्रिंट करता है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा वैसे तो हमारे देश में क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी एक बैंक है, बट दैट इज नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो भी सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है, विच इट इज कंसिडर एज बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इसे सरकार का बैंक माना जाता है। सेंट्रल बैंक जो है वो किसी भी देश के इकोनॉमिक या मॉनेटरी या बैंकिंग सिस्टम के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक होता है। ये देश के अंदर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये देश के अंदर करेंसी जो भी है, बैंक करेंसी को प्रिंट करता है, करेंसीज इशू करता है, और जितने भी दूसरे बैंक हैं उन बैंकों को कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक्स हैं उनके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस डिसाइड करता है और उसे गवर्नमेंट का बैंक माना जाता है। गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू होते हैं और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सभी किसके थ्रू होते हैं? रिजर्व बैंक के थ्रू होते हैं, सेंट्रल बैंक के थ्रू होते हैं। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से अलग अलग देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक है, जैसे इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है या अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक है। तो ये सभी क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ देयर कंट्रीज। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ओके बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को हम क्या कह सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। एक्सिम जो है वो 2 वर्ड्स हैं, अपने आप में 2 वर्ड्स को समेटे हुए हैं। EX रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड IM, EX जो इसमें है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोर्ट को, और IM जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंपोर्ट को। तो जो एक्सिम बैंक है वो हमारे देश में एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1 जनवरी 1982 को। किस लिए? हमारे देश का के अंदर विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, विदेशी व्यापार का विस्तार किया जा सके, इसके लिए 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। इस बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जितने भी हमारे देश के अंदर जो व्यापारी हैं, जो फॉरेन ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ट्रेडर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स बोलते हैं, जो फॉरेन ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो विदेशों से माल खरीदते हैं या विदेशों में माल बेचते हैं। ऐसे व्यापारियों को मदद देना, ऐसे व्यापारियों को सपोर्ट प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। क्लियर है। ये जो बैंक होते थे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कमर्शियल बैंक है, उनको रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, और ऐसे फर्म्स जो विदेशों से मशीनरी परचेज करके इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसे इंडस्ट्रीज को भी ये फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है बेटा वो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था 1988 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को रियायती दरों के ऊपर, इजी टर्म्स के ऊपर हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, जिससे हर व्यक्ति के पास रहने के लिए खुद का घर हो। अगर किसी व्यक्ति अगर दूसरे बैंक से भी लोन चल रहा है तो उसको भी हम क्या करते थे? रियायती दरों के ऊपर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी की, उस बैंक से हमारे जो ब्याज महंगा है तो उसको हम दोबारा लोन देते थे कि आप ये लोन लीजिए और उस बैंक का लोन चुका सकते हो और आगे की जो किस्त है वो आप हमें पे करते रहोगे। उसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक क्या करता है? इस बैंक का उद्देश्य क्या होता है? ऐसे उद्योग जो नुकसान में चल रहे हैं, जो बंद होने के कगार पे हैं, तो जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, ऐसे बैंकों के जो बदहाली की सूरत में चल रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज,
तो इन इंडस्ट्रीज़ का पुनर्वास करते हैं, उनको पुनर्स्थापित करते हैं, उनको नुकसान से वापस लाभ की स्थिति में लेके आते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, ये जो इतने भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो लगातार नुकसान में चल रही है, उनकी मैनेजमेंट को ओवरटेक करते हैं और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको दोबारा से सही ट्रैक पे लेके आते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल या इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट आता है बेटा इसके अंदर नाबार्ड। नाबार्ड जो है बेटा इस बैंक का जो मेन, ठीक है, नाबार्ड की फॉर्म क्या होती है बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से क्लियर है कि ये जो बैंक है इसका एस्टेब्लिश करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, एग्रीकल्चर को डेवलप करना और रूरल एरियाज़ को डेवलप करना। एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ को डेवलप करना, इनके फंक्शन क्या होते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर से फार्मर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। जितने भी हम कहते हैं जो भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर लोन्स हैं, उनको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए इसके लिए रिसर्च वर्क परफॉर्म करना है। दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। सो स्टूडेंट्स, these are major types of bank in India. In the next video we will discuss about functions of commercial banks. Till then, goodbye.